आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। एक मुल्क यानी हिंदुस्तान, दोस्ती उसने की चीनी हुकूमत से और लोगों से वहाँ के, और वही चीनी गवर्नमेंट ने इस भलाई का जवाब दिया बुराई से। बाईस अक्टूबर 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र के नाम छल की वो कहानी सुना रहे थे जिसके वो खुद एक लेखक भी थे, किरदार भी और आखिरकार छल के शिकार भी। और साथ ही छला गया था पूरा भारत, क्योंकि मौनपाओं की, बौद्ध लामाओं की ये शांतिपूर्ण धरती अचानक युद्ध भूमि में बदल गई थी, रण क्षेत्र में बदल गई थी। सन 1962, 19 और 20 अक्टूबर के दरमियान की रात, आज से तकरीबन 50 साल पहले विश्वासघात और छल की कहानी खुलकर दुनिया के सामने आ गई। चीन ने भारत पर सुनियोजित हमला किया। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक चीन की फौज ने न सिर्फ हिमालय की सीमा रेखा लांघी, बल्कि दोस्ती के नाम पर घात किया। आजादी के बाद भारत जिस देश को अपना सबसे करीबी दोस्त मान रहा था, उसने ही भारत को युद्ध भूमि में ललकारा था। ये चीन का आक्रमण 1962 का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट। पंडित जी हर बार कहते थे ना, इनको पीछे फेंको। तुम मेरे ख्याल उन्होंने कहा एक दफा सिखा देते हैं इनको सबक। वो कहा था कि बहुत अब हो गया, इनको एक सबक सिखाना है, तो चलो गिव देम अ हार्ड ब्लो। ये अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला है, तिब्बत से बिल्कुल सटा हुआ। 19-20 अक्टूबर 1962 की रात इसी तरह की भारतीय सैन्य चौकियों पर चीन ने चौतरफा हमला बोल दिया। हमले के 2 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और यहां के हालात के बारे में पूरे देश को बताया। ये आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों, बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए हैं और करते जाते हैं। जहाँ के एक बहुत ताकतवर दुश्मन, जिसको ज़रा फिक्र न शांति की थी न शांति के तरीक़ों की, उसने हमें धमकी दी और उस धमकी पर अमल भी किया। इसलिए वक्त आ गया है कि हम इस खतरे को पूरी तौर से समझें। अरुणाचल के तवांग की तरह ही हिमालय के पश्चिमी इलाके लद्दाख में भी चीन ने हमला कर दिया था। आजादी के 15 साल हुए थे और देश के सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा था जो कुछ दिनों पहले तक दोस्ती का राग गा रहा था। ये युद्ध हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर लड़ा जा रहा था। ऐसी लड़ाई के लिए भारत के सैनिकों के पास ना ट्रेनिंग थी और ना ही साजो सामान। युद्ध शुरू होने से महज 10 दिन पहले पत्रकार बीजी वर्गीस ने मोर्चे पर मौजूद जनरल और सैनिकों से मुलाकात की। तो सेला तक गए और तब उतर के दरंगजोंग बॉम्बदिला के नीचे, और सेला एक नया डिफेंस लाइन वहाँ पे बना था। वहाँ हमने देखा था हमारे फौज बिना ठीक तरह से गर्म कपड़ा, ये सब जूती, वो क्या कुछ कर रहे थे। 13,700 फीट की ऊंचाई पर यही है तवांग का सेला पास, जिसका जिक्र पत्रकार विजय वर्गीस कर रहे थे। ऐसी ऊंचाई पर हर एक कदम पर सांस फूलती है। इस हालात में मैदानी इलाकों से आए सैनिकों की क्या स्थिति हुई होगी 1962 में, इसकी कल्पना बड़ी आसानी से की जा सकती है। चीनी घुसपैठ का अंदेशा काफी दिनों से था, लेकिन हमारी फौज की तैयारी नाकाफी थी। चीन लगातार भारतीय सीमा पर गोलीबारी कर रहा था। 10 अक्टूबर 1962 को तो
चीनी सेना ने लद्दाख और नेफा में भारतीय चौकियों पर कब्जा करने की हिमाकत की। अक्टूबर के शुरू में चीनी सेनाओं ने उत्तर पूर्व में थागला दर्रे को पार कर कुछ वर्ग मील क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। 16 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने उत्तर पूर्वी सीमा पर धोला में जबरदस्त आक्रमण कर भारतीय सेना को पीछे धकेल दिया। बीस अक्टूबर के बाद इन घटनाओं ने एक युद्ध की शक्ल अख्तियार कर ली थी। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शेर प्रताप श्रीकांत को याद है कि उनके मोर्चे पर पहला मोर्टार बम सुबह 4:15 पर गिरा। श्रीकांत तब गुरखा राइफल्स में मेजर थे और फ्रंट पर मौजूद एक कंपनी के कमांडर थे। 20 तारीख के सुबह स्टैंड 2 होता है 4:30 पौने 5 के बीच में। हम लोग स्टैंड 2 के लिए उठे, बाहर निकले अपने ट्रेंचेस बंकर से। उसी वक्त शेलिंग शुरू हुआ। पहला शेल गिरा वहाँ। थोड़ी देर में तो इधर भी गिरा, इधर भी गिरा, इधर भी गिरा। कुछ लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त उनने जैमिंग भी शुरू कर दिया। वायरलेस सेट्स काम नहीं कर रहे थे हमारे। जब शेलिंग शुरू हुआ, पहला अटैक शुरू हो गया होगा राजपूत के ऊपर, पंजाबीज के ऊपर भी, नाम को चूक लॉन्ग में। साथ ही में बाद में हमने अप्रिशिएट किया ये हुआ कि उनने ये मूव जब 19 से उनने शुरू किया था ब्रिज 5 से, उस वक्त से उनने ये जो आउटफ्लैंकिंग मूव्स थे ये उनने शुरू कर दिया था। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शेर प्रताप श्रीकांत को युद्ध में वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर श्रीकांत के मुताबिक उनके फ्रंट पर लड़ाई महज 6 घंटे में खत्म हो गई थी। उन लोगों ने ऐसा प्लानिंग कर लिया था कि चारों तरफ से घेराव कर दिया ना, जैसे कि आउटफ्लैंकिंग मूव कर दिया। एक बटालियन सीधा गया सांगदार की तरफ, वो कंपनी को मार दिया उधर। एक बटालियन आई इस तरफ चाली कंपनी की तरफ उनकी, और पूरा फ्रंट में उन्होंने अटैक फ्रंटली कर दिया, राजपूत को भी और पंजाब को। तो इसका मतलब है पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी वक्त हो गया था। साफ है कि एसपी श्रीकांत जैसे सिपाहियों की वीरता अरुणाचल और लद्दाख में चीनी सेना को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। भारतीय फौज तितर बितर हो गई थी। दूर दूर तक फैली ये पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के तवांग की है। ये वो इलाका है जिस पर आज भी चीन अपना दावा ठोकता है। 1962 में अरुणाचल प्रदेश को नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। नेफा पर ही 19-20 अक्टूबर 1962 की रात चीन ने चारों तरफ से हमला बोला था। भारतीय सेना चीनी सेना की 6 ब्रिगेड यानी 18,000 सैनिकों को रोक पाने में नाकाम रही। कमांग और तवांगचू होते हुए दुश्मन ने नूरानांग चौकी पर 17 नवंबर को कब्जा कर लिया। चीनी सेना लगातार आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी इलाके की ओर पहुंच रही थी। आखिरी 5 दिन जबकि बॉम्बेला गिरने वाला था, हमें वहां शिफ्ट किया गया और हमको ऑर्डर दिए गए कि बॉम्बेला को तरफ बढ़ो। वहाँ पर जब गए हम रातों रात दिन और रात करते हुए रात को हम पहुँचे बॉम्बेला के नीचे तंगा वैली में। तंगा वैली में जब सुबह हुई तो हमने देखा कि बहुत से ट्रुप्स पहाड़ों से बगैर हथियार के साथ में कुछ भाग रहे हैं और वो आसाम की तरफ, तेजपुर की तरफ जाने की तैयारी में है। मैं इस वक्त खड़ा हूं लद्दाख की चुपचाप घाटी में। आज से 50 साल पहले इस इलाके में युद्ध के बादल गरज रहे थे और चारों ओर बम धमाकों की आवाजें गूंज रही थी। 21 अक्टूबर 1962 ये युद्ध का दूसरा दिन था। चीनी फौज ने भारतीय सैनिकों की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया था। रात दिन हुई गोलीबारी के बाद भारतीय फौज को पीछे हटना पड़ा। लद्दाख के दक्षिण में पेंगोंग झील इलाके में भी भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। यहाँ भी चीनी पूरी तैयारी के साथ पहाड़ी तोपों, मोटारों और आधुनिक हथियारों से हमले कर रहे थे। पहाड़ हैं, इतने ऊंचे हैं। अक्टूबर के महीने में बहुत ठंड हो जाती है। ये पिकेट्स जो थे, पोस्ट जो थे, बहुत छोटे, बहुत कम लोग थे वहाँ पे।
तो जहाँ जहाँ थे तो चीनियों ने उनको घेर कर और धीरे धीरे करके वो लड़ते रहे और मरते रहे और ख़त्म होते रहे। मेरे दाहिनी तरफ लद्दाख का दक्षिणी इलाका है। 1962 के युद्ध में इस इलाके का बहुत महत्व था। दमचोक, चुशूल और जाराला चौकियों पर भारतीय सैनिक तैनात थे। ये दोनों इस इलाके की सबसे महत्वपूर्ण चौकियां थी। चीनी फौज ने घेराबंदी कर जबरदस्त हमला किया। यहाँ युद्ध की परिस्थितियां भी बेहद मुश्किल थी। भारतीय जवान अपनी अंतिम सांसों तक दमचोक और जाराला को बचाने में जुटे थे। करीब 10 दिनों तक भारतीय जवान जी जान से चीनियों से लड़ते रहे। हमारे सैनिकों के पास हथियार खत्म होने लगे थे और दुश्मन हावी हो रहा था। आखिरकार दमचोक और जाराला चौकियों से हमारे जवानों को पीछे हटना पड़ा। जब वो पीछे हटे तो उनके पास ना सही हथियार थे, ना सही कपड़े थे। भारतीय जो सेना लड़ रही थी उसको पूरी तरह से सहायता नहीं मिल सका था। उनकी एम्यूनिशंस, उनकी एनर्जी रिसोर्सेस और उनका प्रोटेक्शन जो था और उनकी सप्लाई लाइंस थी वो पूरी तरह से बनी हुई नहीं थी। ये है लद्दाख की दौलत बेग औलदी सैनी चौकी। ये चौकी भारत चीन के बीच हुए भीषण युद्ध की गवाह बनी थी। युद्ध के पहले ही दिन चीनियों ने इसकी घेराबंदी कर ली थी, लेकिन यहाँ भारतीय सैनिकों ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और आखिर तक मोर्चे पर डटे रहे। दौलत बेग औलदी सैन्य चौकी के आसपास 15 दिन तक संघर्ष चला। चौकी पर तैनात ज्यादातर भारतीय सैनिक शहीद हो गए। 5 नवंबर 1962 भारतीय सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। दौलत बेग औलदी चौकी पर चीन का कब्जा हो गया। यहां से चीनी फौज कराकुर्रम दर्रे पर कब्जे के लिए आगे बढ़ने लगी थी। सितंबर से नवंबर तक चीनी सैनिकों ने लद्दाख के और करीब 1500 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। जो भी आपकी क्लेम्स थी बॉर्डर के ऊपर, वो सब चीन ने आपको कह दिया कि अगर आप एक हद से ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो एक पनिश करने वाला कदम उठा सकते हैं। सीमा पर चीन के 80,000 जवान आधुनिक हथियारों से लैस होकर आगे बढ़ रहे थे। चीन की विशाल फौज का सामना भारत की छोटी और ऐसी सेना से था जो तैयार नहीं थी। भारतीय फौज में 10 से 12,000 सैनिक ही मौजूद थे, जिनकी ट्रेनिंग पहाड़ी लड़ाई के लिए नहीं बल्कि रेगिस्तान की लड़ाई के लिए थी। 1 महीने तक चले इस युद्ध में भारत बहुत कुछ गंवा चुका था। हम युद्ध हार चुके थे। दुख तो बहुत होता है, क्योंकि अब ये देखिए, हमें पहले तो हम लोग इसके लिए बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं थे। हमारी जो मेंटल बिल्टअप था वो बिल्कुल ही नहीं था। रेट्रोस्पेक्ट में हम कहते हैं कि लड़ाई हुई नहीं, ऐसे लड़ाई थोड़ी होता है। अब जैसे सेला है, सेला तो इतना बड़ा एरिया है, 13,000 फुट पर है और कॉम्पैक्ट डिफेंस सिस्टम, वही टूट गई। ये वॉर इसलिए हारे कि हम लोगों के पास इक्विपमेंट सही नहीं था, पुराना इक्विपमेंट था। हथियार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 3 और 3 राइफलें थी। वायरलेस सेट कम्युनिकेशन भी 62 सेट होता था, जिसको कि लेने ड्राइव बैटरी उठाना और जनरेटर ले जाना वगैरह, 4-5 आदमी उसको ले जाते थे। सिपाही लोग पतले कैनवस शूज़ में थे और कईयों के पास बेचारे ओजी पुलवर बोलते थे उसको, वो ज़्यादातर जूट की बनी होती है और थोड़ा उसमें ऊन होती है, वो भी नहीं थी। गर्मी के कपड़ों में वो नीफा जैसी जगह में वो सर्दियों में थे। बहुत बड़ी संख्या में नंबर ऑफ डेथ्स और नंबर ऑफ मिसिंग भी इंडिया के ज़्यादा थे। लगभग चाइनीज़ सेना को जो नुकसान हुआ था उससे लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा नुकसान और मृत्यु और मिसिंग पर्सन्स इंडियन आर्मी के रहे थे। और पहले से स्थिति डिसएडवांटेज थी, क्योंकि चाइनीज़ सेना जो पहाड़ी के ऊपर थी, इंडियन सेना पहाड़ी के निचले हिस्से में थी। 21 नवंबर को पेकिंग रेडियो ने खबर दी कि चीनी सरकार ने 22 नवंबर से सीमा के सभी हिस्सों पर युद्ध विराम का ऐलान किया है। साथ ही 1 दिसंबर तक चीनी सेना उन जगहों पर वापस चली जाएगी जहां वो युद्ध से पहले थी। उसके बाद फिर से तवांग और इस सेला पर भारत का कब्जा हुआ।
चीन ने अचानक अपनी सेना को युद्ध रोकने का आदेश दे दिया था। युद्ध खत्म हो गया। युद्ध में भारत की हार हुई थी, लेकिन इसके लिए कभी सैनिकों को जिम्मेदार नहीं माना गया। फिर 50 साल पुराने जख्म के असली गुनाहगार कौन है? कौन थे वो लोग जिनकी वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा? कौन थे वो लोग जिनकी वजह से युद्ध हुआ? आज से तकरीबन 50 साल पहले विश्वासघात और छल की कहानी खुलकर दुनिया के सामने आ गई। चीन ने भारत पर सुनियोजित हमला किया। आजादी के बाद भारत जिस देश को अपना सबसे करीबी दोस्त मान रहा था, उसने ही भारत को युद्ध भूमि में ललकारा था। उन्नीस की लड़ाई भारत के खिलाफ घात की लंबी कहानी है। जिस तैयारी के साथ चीन ने भारत पर हमला किया, कहा जाता है कि उसे पूरा करने में कम से कम 5 साल का समय लगा होगा। तो क्या जब हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, तब चीन अपनी तलवार को धार दे रहा था? सेना के जवानों ने 1962 की लड़ाई में वीरता की नई नई इबारतें लिखी। इस पर कभी बहस नहीं हुई। तो क्या सेना को नेतृत्व देने वाले कमांडर अपना काम नहीं कर पाए? भारत चीन युद्ध में नेफा की लड़ाई का दारोमदार लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल पर था। युद्ध के पहले ही दिन बीएम कॉल बीमार पड़ गए और इलाज के लिए दिल्ली चले आए। यहीं से वो सेना को निर्देश देते रहे। जब बीमार पड़ा वो दिल्ली में आया, मगर अपने पलंग से वो ऑर्डर देते रहे। तो कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स में ये तमाम स्टोरी दलवी की किताब पढ़ी है, बाकी सब कहते हैं। जब हम गए थे तो मेरे बीवी ने एक टिन काजू दिया था, कहते और सुखाना। मैंने कॉल की हालत देखी, बेचारा उनको दे दिया। मेरा काजू भी खा गया और युद्ध भी कुछ करना नहीं पाया। लेफ्टिनेंट कर्नल बीएम कॉल की बीमारी से पहले उनका युद्ध कौशल सवालों के घेरे में था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के रिश्तेदार होने का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप उन पर लगता रहा था। उन्होंने कभी किसी लड़ाई में सीधा हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि सप्लाई कोर में नौकरी बजाते रहे थे। बीएम कॉल अगर मिलिट्री की साइड में जो भी चीज़ें गलत हो रही थी, तो वो मैं समझता हूँ 80% जनरल कॉल की वजह से हो रही थी। उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक अपना क्लीक बना के आर्मी को पॉलिटिसाइज करके, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट संपर्क करके और अपने सुपीरियर्स को बाईपास करके सेना को बहुत हानि पहुंचाई, सेना की इंस्टीट्यूशन को। और क्योंकि वो कृष्णा मेनन के हाँ में हाँ मिलाते रहे, हमको 62 का युद्ध देखना पड़ा। और कॉल साहब तो आर्मी सर्विस कोर में थे, जिनका काम है सप्लाईज करना, फौज को लॉजिस्टिक्स करना। तो अब उनको क्या पता इसके बारे, लड़ने के बारे। ये तो ऐसा है ना कि जैसे मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ और मुझे आपने एक्टर बना दिया, तो कैसे एक्टिंग कर सकता हूँ? मैं म्यूज़िक तो कर सकता हूँ। वो एक लाइन के एक्सपर्ट थे, लॉजिस्टिक्स, बड़े महान लॉजिस्टिशियन थे, लेकिन लड़ाई के बारे तो उन्हें कुछ पता नहीं था। वो कोई ऑपरेशनल कमांड कभी नहीं था, वो स्टाफ ड्यूटीज़ था। उसका प्रमोशन जब आया, लोग कहा कि जब प्रमोशन आता है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें उसमें। एक था ऑपरेशनल का कमांड। जनरल कॉल को जब कोर कमांडर बनाया जा रहा था, तब उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल के.एस. थिमैया ने इसका विरोध किया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि जनरल थिमैया ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश सीधे प्रधानमंत्री से की थी। कॉल को आगे बढ़ाने वालों में से थे तब के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन। फौज में भी जो थिमैया पहले तब थोराट और जनरल्स कहने लगे ये गलत है, हम चीन का सीमा भी देखना है
और इसके लिए तैयारी करना है, प्लानिंग करना है, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, एक्लामेटाइजेशन, स्ट्रैटेजी। तो कृष्ण मेनन कहते ये सब बेकार बात है। थिमैया आपने इस्तीफ़ा दे दिया, मगर नेहरू के कहने पे वो वापस ले लिया। रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेहद करीबी थे। कृष्ण मेनन सैन्य जरूरत और अपनी विचारधारा, इनको अलग रखने में नाकाम रहे, जिसका खमियाजा भारत को 1962 में भुगतना पड़ा। रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन का अमेरिका के लिए विरोध इस हद तक था कि वो अमेरिकी सैन्य गठबंधन नेटो से संबंधित किसी देश से हथियार खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात पर भी तब के सेनाध्यक्ष जनरल थिमैया ने अपनी नाराजगी जताई थी, लेकिन उनके विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। लिहाजा भारतीय फौज को प्रथम विश्व युद्ध की .303 राइफल से लड़ाई लड़नी पड़ी। उनका एक आइडियोलॉजिकल, वो कृष्ण मेनन का एक आइडियोलॉजिकल स्लैंट था, और उनके मन में खास दुश्मन था वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, जिसके एक एजेंट था पाकिस्तान। इसलिए उसका फोकस उसमें रह गया, और वो सोचा था कि चीन से कोई खास समस्या नहीं है। हमारे चीफ जनरल थिमैया ने प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू को कहा कि हमें चीन के बरखिलाफ मोर्चों की तैयारी करनी चाहिए। पूरी फ्रंट लद्दाख से लेके उस वक्त नीफा कहते थे, नीफा तक हमें अपने मोर्चे तैयार करने चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे नाराज़ हुए और उनको कहा कि तुमको किसने कहा कि तुम सरकार को ऐसी बातें कहो, तुम्हारा काम यह है कि तुम पाकिस्तान के बरखिलाफ तैयार रहो। युद्ध के बीच में ही रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दे दिया, जिसे 7 नवंबर 1962 को मंजूर कर दिया गया। और युद्ध के ठीक बाद तब के सेनाध्यक्ष जनरल प्राणनाथ थापर और लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन चीन युद्ध से सबसे बड़ा झटका खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लगा था। Nehru's international personality was really well known, but at the same time, it was the China factor, it was the China-India relation, it was the China-India border war, which really, killed Jawaharlal Nehru's career, and eventually he was sick and he died. पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त दुनिया के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक थे। चीन में तब माओ और चाओ की कम्युनिस्ट तानाशाही कायम थी, और कम्युनिस्ट तानाशाही और लोकतंत्र में विचारधारा में बड़ा फर्क था। लेकिन विचारधारा के फर्क को अलग कर एशिया के इन दो बड़े देशों को साथ लाने में नेहरू ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि खुद नेहरू को महसूस होने लगा कि उनके साथ छल हुआ। लोग हैं आजाद मुल्क। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ और 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद चीन में माओ और चाउ एन लाई सत्ता पर काबिज हुए थे। दोनों मुल्क अलग अलग विचारधारा के होने के बावजूद पंचशील समझौते के जरिए एक सूत्र में बंधे थे। In many international forums, Mao Zedong has supported Nehru and he has praised Nehru. And Nehru has also gone one step ahead in praising Mao Zedong. So there was a mutual understanding, and I would say it was the understanding between two tall figures, which really that time brought India-China together. माओ के चीन को मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। 1949 से 1962 तक दोनों देशों के प्रधानमंत्री और दूसरे राजनेताओं ने एक दूसरे के देशों की कई यात्राएं की थीं। दोनों देश रिश्तों को मजबूत और मधुर करने की कस्में खा रहे थे। हम साथ साथ हैं के वादे और समझौते कर रहे थे।
लेकिन सीमा के अनसुलझे सवालों को चीन टालता रहा। पहले जब चीन और भारत आपस में एक दूसरे से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करके रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे 49 के बाद से, तो उस समय एक बार बात हुई थी कि ये सीमा को सेटल कर लेना चाहिए। तो उस समय चीन का रिस्पॉन्स ये था कि वो अभी अभी ही उन्होंने सत्ता संभाली है और उनको समय लगेगा। 1950 से 1955 तक चीन और हिंदुस्तान के रिश्ते ठीक थे, एक मधुरता थी, एक दोस्ती थी, और हिंदुस्तान ने हर बड़े सवाल पर चीन को सपोर्ट किया। 1953-54 में चीन के ही एक प्रकाशन चाइना पिक्टोरियल में भारत के उत्तर पूर्व के करीब 36,000 वर्ग मील और उत्तर पश्चिम के करीब 12,000 वर्ग मील इलाके को चीन का हिस्सा दिखाया गया था। भारत ने इन मानचित्रों पर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। जो सबसे पहले जब ये बात उठी वो ये था कि एक चीन में एक पत्रिका है जिसका नाम है चाइना पिक्टोरियल, उसमें एक पूरा मैप नहीं, एक हिस्सा दिखाया गया था जो कि हमारा अक्साई चीन हिस्सा है। उसमें एक सड़क बनाई गई थी चीन द्वारा, उसका हवाला था। तो ये एक अधिकारी थे जो उस समय दूतावास, भारतीय दूतावास में काम करते थे, उन्होंने देखा तो उसकी खबर उन्होंने नई दिल्ली को पहुंचाई। ये था कि दोनों देशों के पास अलग अलग मैप्स थे, अलग अलग जगह पे मार्किंग किए हुए मैप्स थे, कच्चे मैप्स थे। दोनों देशों के साथ बैठ के एक साथ चर्चा नहीं हुई थी। भारत के भी मैप्स बने हुए थे जो ऐतिहासिक थे और चीन के मैप्स तो बन ही रहे थे। तिब्बत उसी वक्त चीन का हिस्सा बना था और तिब्बत चीन में जुड़ने के बाद 1950 के दशक में जो चीन को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला था उस जगह पे, वो भारत के शायद खिलाफ हो गया था। इसलिए वो जो सीमा थी वो तैयार नहीं थी। चीन की असली मंशा का अंदाजा 1959 से पहले नेहरू को नहीं हो पाया था। 1959 से पहले चीन हमेशा बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की बात करता था और भारत के उत्तर पूर्व में मैकमोहन रेखा को ही सीमा मानने के संकेत देता था। एक्सचेंजेस हुए हैं क्योंकि धीरे धीरे स्कर्मिशेस होने लगी, बॉर्डर पे छुटपुट घटनाएं होने लगी। तो उसके बाद जो वाइट पेपर्स एक्सचेंज हुए हैं उसमें कोई मैप, तो मतलब ये है कि मैप्स एक्सचेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ बातचीत हुई है और बातचीत में जो पोजीशंस हैं वो लिए गए हैं। तो भारत की तरफ से ये कहा गया कि ये हिस्सा हमारा है, चीन की तरफ से कहा गया नहीं ये हिस्सा हमारा, तो ये आदान प्रदान होता रहा। नेहरू और इंडिया के समझ में था कि वो मान गए कि उनके मैप्स गलत था और हमारे मैप से वो मिल जाएंगे। और असली उनका कहना था कि हमारे मैप्स कुछ और है। 1959 तक इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए थे कि लद्दाख के अक्साई चीन में चीन ने सड़क और फौजी चौकियां बना ली है। भारत ने इस कार्रवाई का विरोध किया और साथ ही सीमा पर अपने सैनिक भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसे फॉरवर्ड प्लान का नाम दिया गया था, लेकिन सैनिकों को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए। कन्फ्लिक्टिंग जनरलशिप ऑर्डर्स अलग थे। एक था सीमा में बैठ के रहो, फाइट टू द लास्ट। दूसरा था कि पीछे हटो। तवांग में थे हम लोग, जब बेनेट ट्रेनिंग करते थे ना सुबह, जब डमी बनाते हैं उसमें हम घोंपते हैं, वो उसमें हम लोग ने चाइनीज़ का बनाया था शक्ल, ताकि अभी लोग को ये पता लग जाए इनको मारना है चाहे कुछ हो जाए। मगर हुक्म आ गया कि नहीं, ये बंद करिए। जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच इस दौरान भी मुलाकातें होती रहीं। 1960 में खुद चाउ एन लाई ने भारत आने की पहल की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। चाउ चाहते थे कि अक्साई चीन पर भारत अपनी दावेदारी छोड़ दे और इसके एवज में चीन नेफा में मैकमोहन लाइन को सीमा मान लेगा, यानी तब के नेफा और आज के अरुणाचल प्रदेश पर अपनी दावेदारी छोड़ेगा। इसी तीन मूर्ति भवन के अपने ऑफिस में नेहरू ने जब इस प्रस्ताव पर गौर किया तो उनकी भौवें तन गईं। जमीन के इस सौदे को मानने से नेहरू ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह थी उस वक्त के देश के राजनीतिक हालात। चीन के नेताओं माओ और चाउ एन लाई से नेहरू की बातें अब कूटनीति के बंद कमरे में नहीं हो रही थी।
वो राजनीति के खुले मंच पर हो रही थी। जवाहरलाल नेहरू को भारत में विपक्ष की तरफ से ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर भी जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनसंघ नेहरू की नीतियों का खुलकर विरोध कर रही थी। उनकी सरकार के खिलाफ संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इन हालात ने कूटनीति के लिए बहुत कम विकल्प छोड़े थे। There were really difficult pressures on Nehru after the China-India war because जो लीडरशिप, जो सेकंड टायर के लीडरशिप थे, वो कहीं ना कहीं पे पावर हंग्री थे और they were really trying to convince at one point of time before the China-India war to Nehru that China is not a really an ally of India and we shouldn't really blindly trust China and Mao Zedong. But Nehru उसको कहीं ना कहीं पे इग्नोर करते थे, जबकि ये वॉर के बाद उनके पास कोई रीजन नहीं रहा जो काउंटर करने के लिए अपना पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन सर्कल में। नेहरू के ऊपर जो दबाव था वो उसको उसके दो पहलू हो सकते हैं कि एक तो ये है कि जिस तरह से डायलॉग चीन के साथ चल रहा था उसमें उनको ज़्यादा स्कोप नहीं था मैन्यूवरेबिलिटी का। इसी बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीनी ज्यादतियों से तंग आकर भारत का रुख किया। दलाई लामा लासा से 17 नवंबर 1959 को भागकर भारत चले आए और यही तवांग मोनास्ट्री उनका आसरा बना था पहला। बाद में भारत ने सोच विचार कर उन्हें भारत में शरण देने का फैसला किया। चाइनीज पीएलए वहां पर आएगी और तिब्बत को वो लिबरेट करेंगे। लिबरेट करना क्या था जी? तिब्बत पर कब्जा करना था, बुद्धिज्म को दबाना था, लोगों के जो जिंदगी का तरीका था उसको पांव के नीचे रोंदना था। और दलाई लामा जी हिंदुस्तान में आ गए। दलाई लामा के साथ और भी तकरीबन 1 लाख रेफ्यूजीज आए। तो उसके बाद से भी हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में खटास तो आई। भारत चीन युद्ध क्यों हुआ? क्या ये चीन के छल की कहानी है? इन सवालों के जवाब अब चीन की आंतरिक स्थिति में खोजे भी जा रहे हैं। 1954 में माओ ने अपने देश में ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना लागू की थी। हर गांव में लोहा बनाने की फैक्ट्री लगी, बांध बनने लगे, अनाज बचाने के लिए पक्षियों को मारा जाने लगा। लेकिन ये योजना असफल रही और पहली बार माओ के नेतृत्व पर उंगली उठने लगी। इसका उदाहरण है 1957 की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, लंबी छलांग, पीपल्स कम्यून्स, और बहुत नुकसान उससे हुआ चीन को। आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ, राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान हुआ। अपने घर की कलह से लोगों का ध्यान हटाने के लिए माओ ने भारत से युद्ध का रास्ता अपनाया। लेकिन सवाल यह भी है कि चीन की विदेश नीति पूरी तरह से चाओ एन लाई पर निर्भर थी। चीन की आंतरिक राजनीति का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ अब मानते हैं कि चीन के 2 बड़े नेता चाओ एन लाई और माओ के बीच वर्चस्व की लड़ाई में भारत को मोहरा बनाया गया। चाओ एन लाई एक बहुत मॉडरेट व्यक्ति थे, लेकिन चाओ एन लाई की मजबूरी ये भी थी कि चाओ एन लाई माओ का विरोध नहीं करते थे। हालांकि कई मौके ऐसे आए, हमारे पास इसका प्रमाण है, हमारे पास इसके सबूत हैं। जब भी माओ ने रेडिकल पॉलिसीज को शुरू किया तब तक चाओ एन लाई ने अपना विरोध बताया। चाओ एन लाई, माओ, नेहरू, बीएम कॉल, केएम पानिक्कर, इनमें से किसको युद्ध के लिए दोषी ठहराया जाए? युद्ध हुआ 50 साल पहले, युद्ध में भारत की हार हुई और आज भी 50 साल बाद भी वही तलखी भारत चीन रिश्तों में कायम है। बहरहाल अब युद्ध के कारण से ज्यादा युद्ध से सबक सीखने की जरूरत है।